हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस स्टेट में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। अगला पीरियड अपना शुरू हो चुका है जो कि ग्राहम लॉ से रिलेटेड है। आज अपने पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ के बारे में। बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ, शाबाश। आज अपने शुरू करने वाले हैं ग्राहम्स लॉ के बारे में। तो हेडिंग डाल लो, इज द ग्राहम्स लॉ, GRAHAM, ग्राहम्स लॉ अर्थात इसको बोलते हैं ग्राहम का नियम। हिंदी में बात करें तो ग्राहम का नियम। पहली बात तो ग्राहम का लॉ किससे रिलेटेड था? ये लॉ दिया गया हमारा, ऑलरेडी आपको पता है कि चैप्टर हमारा गैसियस स्टेट, तो ये गैसों का लॉ है, गैसों का नियम। आज हमारा लास्ट लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, अंतिम नियम। नियम सारे खत्म हो जाएंगे, हमारे लॉ सारे खत्म हो जाएंगे। आज ग्राहम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं, ग्राहम्स का नियम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो नियम था ना, ये जो लॉ था बच्चों, ये डिफ्यूजन लॉ से रिलेटेड था। ये डिफ्यूजन से रिलेटेड था, इट इज रिलेटेड टू डिफ्यूजन। यह नियम विसरण से संबंधित था। तो बच्चों मुझे चैट सेक्शन के अंदर बताओ, व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज विसरण। विसरण किसे कहते हैं, विसरण क्या प्रक्रिया होती है, ये तो मैं आपको बताने वाला हूं। विसरण बताओ क्या होती है, जल्दी शाबाश सारे बच्चे। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट एंड बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट सारे बच्चे क्लास के अंदर आ जाओ। वीडियो का लिंक शेयर कर दो। एक काम और करना बच्चों, तुम अगर चाहो तो सारे बच्चे, अगर मेरी रिक्वेस्ट है ताकि बच्चों का भला हो सके, जो भी मैं लेक्चर डाला करो लाइव लेक्चर का, तुम स्टेटस लगा लिया करो ताकि बच्चों का फायदा हो जाए। अपने को कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे इजीली इससे जुड़ जाएं। तो सारे बच्चे इसका रिप्लाई करो कि डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। सिंपल सी बात, बहुत। विसरण का सिंपल सा मतलब क्या होता है बच्चों, सारे बच्चे इसका आंसर दो। अगर मैं विसरण को सिंप्लीफाई डिफाइन करूं तो द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग, अगर मैं देसी वर्ड में बोलूं, द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी मतलब गैसों के मिश्रित होने की प्रवृत्ति ही विसरण कहलाती है। अगर मैं कॉमन वर्ड्स में बात करूं, गैसों के विसरण होने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, डिफ्यूजन कहते हैं उसे। इट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन विसरण। अगर सिंपल सी बात करें बच्चों, मैं दो गैसेस ले रहा हूं, मान लीजिए ये टू मैंने क्या लिए, कंटेनर लिए। मैं क्या कर रहा हूं, 2 कंटेनर ले रहा हूं, 2 कंटेनर। इसके अंदर दोनों के अंदर क्या है, वो गैसेस भरी हुई है ना, गैस भरी हुई है। इसके अंदर ए गैस है और इसके अंदर मैं कोई दूसरे कलर वाली गैस को फिल कर देता हूं, इसके अंदर बी गैस है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। बीच में मैंने एक पाइप लगा दी, क्या लगा दी, पाइप। ऊपर से क्या कर दिया बच्चों, मैंने इसको मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जैसे ही मैं, ये देखो गैस के कण जो है, इसके गैस के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे में मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम बाद क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम जनरेट होगा। ये सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल, सारे के सारे गैसेस के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे, इंटरमिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बच्चों, कि आपस में ये मिक्सअप होना शुरू हो जाएंगे। यही इंटरमिक्सिंग बच्चों, यही घुलना, यही इंटरमिक्सिंग जो है वो डिफ्यूजन है। यानी टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, विसरण होने की प्रवृत्ति। अगर आपको एग्जांपल दूं मैं विसरण होने का, ये बच्चों डिफ्यूजन तब तक होगा जब तक इनके बीच में गैप मेंटेन रहेगा। इसका मतलब गैसेस को जितना मर्जी वॉल्यूम मिल जाए, कोई भी गैस है वो आयतन को घेरने का प्रयास करती है, कोई भी गैस है वो वॉल्यूम को कवर अप करने का क्या करती है, ट्राई करती है, ऑक्यूपाई करने का काम करती है। जितना उसको वॉल्यूम मिलेगा उतना वो फैल जाएगी, वो स्प्रेड आउट हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ जाएगा। इसका मतलब जितना यहां इसको गैप मिलेगा उतना ये मिक्सिंग होने की टेंडेंसी उसकी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर यहां पर कम अमाउंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर ज्यादा अमाउंट्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी यहां कणों की संख्या ज्यादा है, यहां कणों की संख्या कम है, तो ये आराम से पूर्णतः कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाएंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो द टेंडेंसी ऑफ मिक्सिंग, ये मैंने सिंपल वर्ड्स में बात बताई आपको कि डिफ्यूजन होता क्या चीज है, हाँ विसरण होती क्या चीज है। अगर आपको इसका लाइव एग्जांपल देना हो तो आप घरों में क्या करो, अगरबत्ती जगाओ। अगरबत्ती जो होती है जिसमें अपने पाठ पूजा करते हैं, धूप करते हैं, तो जो भी उसमें से स्मोक निकलता है, जो भी उसमें से धुआं निकलता है, वो धीरे 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 क्या उसके पार्टिकल्स, मान लीजिए आपने क्या किया, एक अगरबत्ती को जलाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे 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 उसकी फ्रेग्रेंस आप तक आना शुरू हो जाती है।
आप तक आना शुरू हो जाती है और सारे के सारे पार्टिकल आपके रूम में मिक्सअप हो जाते हैं। किसके साथ? विद एयर के साथ, विद एयर। एयर भी क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है O2 N2, उनके साथ क्या होना शुरू हो जाती हैं, ये सारे के सारे मिक्स होना शुरू होते हैं। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। बच्चों एक बात बता दूं, घरों में अगरबत्ती का यूज नहीं करना चाहिए, धूप नहीं जलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल काफी हैवी होते हैं और इससे क्या होता है, आपके अस्थमा की डिजीज बनती है। इसके अंदर अस्थमा हो, आपके पार्टिकल्स आपके इनहेल करने पर, सारे कण इनहेल करने पर आपकी श्वसन नलिका को, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अगर आपको वाकई में पाठ पूजा करनी है तो आप एक काम कीजिए, सिंपल दीपक जलाइए घी का और उसकी पूजा कीजिए। वो घी का दीपक इतना बढ़िया होता है, जो उससे फ्रेग्रेंस निकलती है वो पूरे के पूरे वातावरण को, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को प्योर कर देती है, शुद्ध कर देती है। ये मेरा सजेशन है, बाकी मानना आपका काम है बच्चों। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब डिफ्यूजन की टेंडेंसी क्या होती है? जो डिफ्यूजन मैंने बताया, एक्चुअल में होता क्या है कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर दूसरा है, इसके अंदर ए गैस भरी हुई है, इसके अंदर बी गैस भरी हुई है, तो इसको बोलेंगे ए गैस एंड बी गैस। इन दोनों को जब इंटरमिक्स कर देंगे तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या देखते हैं, एक साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम आ जाती है, एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है और क्या बन जाता है, ए प्लस बी बन जाता है। सारी गैसेस आपस में इंटरमिक्स हो जाती है और ये कॉम्पोजिशन ऑफ डिफ्यूजन, ये जो गैसों का मिक्स होना है, ये एक्चुअल में मिक्सिंग ऑफ गैसेस के बारे में ग्राहम ने बताया कि गैसों की मिक्सिंग कैसे होगी। इस पर ही इसने ग्राहम ने स्टडी की प्रॉपरली और मैक्सिमम डिफ्यूजन होने की बात बताई कि जो डिफ्यूजन होने की टेंडेंसी है, द टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी विसरित होने की दर किस पर निर्भर करती है, ये कब तक विसरित होगी, मतलब दो गैसें हैं, ये क्या क्या कंडीशंस इस पर लागू होती हैं और कब तक ये आपस में इंटरमिक्स होती रहेंगी, मिश्रित होती रहेंगी। इसी के बेस मानते हुए उसने अपना लॉ दिया। उसने ये बात बोली कि किसी भी गैसेस की डिफ्यूजन होने की जो रेट है, जिसको अपने R से डिनोट करते हैं, एंड द डेंसिटी ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है, जिसको अपने क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? जिसको अपने क्या बोलेंगे, घनत्व। क्या बोलेंगे अपने, जिसको क्या बोलेंगे अपने, घनत्व। तो यानी विसरण की दर, हिंदी में बात करें, विसरण की दर और गैसों का घनत्व में उसने क्या किया, एक संबंध दिया, एक रिलेशन निकाला। गैसों के विसरण की दर को क्या बोला उसने, कैपिटल यानी स्मॉल रेट R से डिनोट किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी विसरण होने की दर, और D मतलब घनत्व। ये कहता है कि अगर इन दोनों में संबंध निकालें तो क्या आता है, इनके बीच में रिलेशन निकालें तो कहता है कि जो विसरण होने की दर यानी इंटरमिक्सिंग होने की रेट ऑफ गैसेस है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी विसरित होने की दर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये एक रिलेशन दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन, यही ग्राम लॉ है, इसी को ही ग्राहम का नियम कहते हैं। ग्राहम के नियम के अनुसार विसरण होने की दर R जो कि D के स्क्वायर रूट के वित्त कर्मानुपाती होती है, ये इसने बात समझाई। अगर इसको मैं इसकी स्टेटमेंट को डिफाइन करूं, लिख करके डिफाइन करूं, अकॉर्डिंग टू बच्चों साफ साफ लिख लो, सिंपल सी बात है कि इसने गैसेस की मिक्सिंग के बारे में लो दिया कि गैसेस की मिक्सिंग कब तक होगी, इसका मिश्रण कब तक बनेगा, कब तक, कोई ना कोई तो लिमिट होगी ना, कभी ना कभी तो समय अवस्था आएगी ना, वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी और उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल वित्त कर्मानुपाती संबंध होता है उसमें। तो ये कहता है कि डिफ्यूजन लॉ के अकॉर्डिंग गैसेस के मिक्सिंग होने की रेट या गैसेस के मिश्रित होने की दर डेंसिटी पर निर्भर करती है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू, मैं इसको पहले हिंदी में लिखवाऊंगा, पहले इसको इंग्लिश में लिखवाऊंगा, फिर इसको लिखवाऊंगा हिंदी के अंदर। अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ
डिफरेंट अकॉर्डिंग टू ग्राहम लॉ डिफ्यूजन, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, ऐसे लिखो, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ द diffusion rate of is inversely proportional to the according to Graham diffusion law, according to Graham diffusion law, inversely proportional to the square root of density of gases, if आगे लिखो, if R is the rate of diffusion of gases and D is the density of gases, then R is inversely proportional to the square root of D. इसको कर दो बॉक्स के अंदर क्लोज्ड। यही ग्राहम डिफ्यूजन लॉ है, यही क्या है बच्चों, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ है। अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो हिंदी में ग्राहम, देखो ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार, हिंदी में लिख लो बच्चों, मैं लिखवा रहा हूं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं बोल करके लिखवा रहा हूं, तुम लिख लो साथ साथ। हिंदी में लिख लो बच्चों कि ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैसों के विसरण होने की दर, गैसों के घनत्व के स्क्वायर रूट के, गैसों के विसरण होने की दर गैसों के घनत्व के स्क्वायर रूट के वित्त कर्मानुपाती होता है। क्या होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है। एवं यदि गैस के विसरण की दर R हो, एवं उसका घनत्व D हो, तब R इज वित्त कर्मानुपाती होगा किसके, घनत्व के स्क्वायर रूट के। मैंने हिंदी में लिखवा दिया बच्चों, नोट कर लिया आपने, जल्दी बताओ मुझे क्वेश्चन के अंदर फटाफट। बच्चों नोट कर लिया आपने, जल्दी बताओ। तो बच्चों एक बात समझ में आई कि अगर कोई दो कंटेनर है ए और बी, उसके अंदर गैस भरी हुई है, कुछ समय बाद उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ गया, तो डेंसिटी अगर इसकी डेंसिटी दोनों की चेंज कर दें, अपनी डेंसिटी बढ़ा दें या डेंसिटी डिक्रीज कर दें, मान लो मैं डेंसिटी बढ़ा दूं, तो डेंसिटी बढ़ाऊंगा तो उसका जो आर है वो कम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी उसके विसरण होने की दर, यानी विसरण होने के वेग में कमी आ जाएगी, यानी वो डिफ्यूजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब उसकी मिक्सिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी, मिश्रित होने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। इसका मतलब डेंसिटी कम होनी चाहिए। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मैं बोलता हूं कि मैंने एक बार वॉल्यूम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी। इसका मतलब कोई भी कंटेनर है उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल कम होने चाहिए, अगर उसका मॉलिक्यूल्स कम है तो उसका मास कम होगा, मास कम होगा तो वहां डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम है ना, मान लो मैं दो समान आयतन वाले, दो सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर लेता हूं, उसके अंदर गैस भर देता हूं मैं, अगर यहां गैस की अमाउंट ऑफ गैस कम है, उसका मॉलिक्यूलर मास कम है ना, तो ये आपस में इसकी विसरण होने की प्रवृत्ति, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। इसका डेंसिटी पर टोटली डिपेंड करती है, जिसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा उसकी डिफ्यूजन होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा टाइम लेगी, मैक्सिमम टाइम लेगी, समय ज्यादा लगेगा। मेरी बात समझ आ रहे हो। अगर बच्चों मैंने एक बात तुम्हें बताई नहीं कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर, अगर मैं छेड़छाड़ करूं, प्रेशर को इंक्रीज करूं या टेम्परेचर को इंक्रीज करूं,
क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? ताप को बढ़ाऊं या दाब को बढ़ाऊं, ताप को कम करूं या दाब को कम करूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बच्चों हिंदी में, आपने हिंदी में नोट तो कर लिया ना, कोई दिक्कत हो मुझे बता देना बच्चों, और मैंने आगे नोट्स भी दिए हैं, चिंता मत करना। जल्दी बताओ फटाफट, क्या ताप और दाब का फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल फर्क पड़ेगा बच्चों। अगर मैं ताप बढ़ा दूंगा ना तो गैसों के विसरण की दर बढ़ जाएगी, क्योंकि गैसों के विसरण की दर क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गैस के बीच में आकर्षण बल खत्म हो जाएगा ताप बढ़ाने पर, ये फटाफट मॉलिक्यूल्स भागेंगे एक दूसरे के अंदर और आराम से विस्तृत हो जाएंगे। इसीलिए ताप और दाब को तो तुमने छेड़ना ही नहीं है। तो ऊपर ना एक लाइन और लिख दो बच्चों, क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, P फॉर प्रेशर, एंड टेम्परेचर, यानी नियत ताप एवं दाब पर ग्राहम के विसरण नियम के अनुसार गैसों के विसरण होने की दर, द डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ गैसेस लिख लो बच्चों। गैसों के विसरण होने की दर उसके घनत्व के स्क्वायर रूट के वित्त क्रमानुपाती होती है। ये हमने नियम समझा। अकॉर्डिंग टू एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, द डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस। ये लॉ खत्म हुआ हमारा, ये हमारी बात कंप्लीट हुई। आगे हम इसमें और रिलेशन निकालते हैं। मान लो बच्चों, एज्यूम दैट, आगे लिखो, एज्यूम दैट, मान लो हमने क्या किया, हमने दो गैसें ली है, ए गैस और बी गैस। ए गैस के लिए उसकी विसरण होने की दर यानी द रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर बी गैस R2 होगा, यानी विसरण होने की दर बी गैस के लिए R2 होगी। ऐसे ही ए गैस के लिए घनत्व उसका D1 होगा, डेंसिटी इज द ऑफ गैस ऑफ ए D1 एंड डेंसिटी ऑफ द बी इज D2 होगी, है ना, होगी ना। अगर मैं इसका निकालू रिलेशन कि इसके विसरण होने की दर, द टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेट ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R1 इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन अंडर रूट D1, है ना, D1। ऐसे ही R2 इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन अंडर रूट D2, ये होगा। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 और उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, दे दी हमने। अब चलते हैं आगे। आपको पता है ये बात कि अगर मैं व्युत्त क्रमानुपाती वाला ये वाला सिंबल हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो मैं कोई भी कांस्टेंट लगाता हूं, मान लो मैंने के लगा दिया, R1 मैंने कांस्टेंट लगाया के। बच्चों इसको ना एक काम करो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3 दे दो, एक मिनट को, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, 1 हमने दे दी। अब क्या करना है आपने, आगे लिखो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करने पर, डिवाइड द इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, भाग दे रहे हैं। आपको पता है कि अगर R1 में ये वाला प्रोपोर्शनल वाला यानी व्युत्त क्रमानुपाती वाला यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल हटाऊंगा तो क्या कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू कांस्टेंट आते ही तो क्या आएगा बच्चों, कांस्टेंट सिंबल आ जाएगा ना। तो R1 इज इक्वल टू के इंटू 1 अपॉन अंडर रूट D1, है ना, अंडर रूट D1 एंड R2 के इंटू अंडर रूट D2। मैंने इसको कर दिया डिवाइड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये सॉरी इक्वेशन नंबर 1 क्यों दे रहा हूं मैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 है, तुम यहां भी 2 कर दो। इक्वेशन नंबर 2 को 3 से डिवाइड करने पर, किसके 3 से डिवाइड करने पर, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है। मैंने डिवाइड किया, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया तो वैल्यू क्या निकल के आ गई बच्चों, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट D1 1 अपॉन अंडर रूट D2, है ना। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इस पूरे को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा दो, व्युत्क्रम कर दो इसका। जब मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा ना बच्चों तो क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। इसका व्युत्क्रम करने पर क्या आएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन D1 अंडर रूट D1 इंटू अंडर रूट D2 अपॉन 1, ये आ गया।
जब इसको मल्टीप्लाई किया तो फाइनलाइज हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा, R1/R2 एंड अंडर रूट D2/D1। ये हमारा एक फाइनलाइज ग्राहम लो का फॉर टू गैसेस एक रिलेशन निकल के आ गया, एक संबंध निकल के आ गया फॉर टू गैसेस, दो गैसों के लिए ग्राहम विसरण नियम का एक रिलेशन, एक संबंध निकल के आ गया, जिसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 4। बच्चों यहां तक समझ में आया? जल्दी बोलो। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं बच्चों अपने। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, मास अपॉन वॉल्यूम की इक्वल होती है ना। जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान और बटा आयतन के बराबर होता है। मैं कह रहा हूं कि मैंने दो गैसें ली हैं, मैंने दोनों का आयतन समान कर दिया। मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम इज कांस्टेंट कर दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेंसिटी किसके बराबर होगी, घनत्व किसके बराबर होगा, मास के होगा। मास मतलब यहां पर मास से मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास, यानी आणविक भार से अभिप्राय है। आणविक भार के क्या होगा, बराबर होगा। जितना ज्यादा उसका गैस का भार होगा, वेट होगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी। तो इसका मतलब क्या मैं डेंसिटी को मास से रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं घनत्व को भार से परिवर्तित कर सकता हूं? गैसेस 2 है ना, ए गैस एंड बी गैस। ए गैस के विसरण होने की दर R1, इसकी डिफ्यूजन रेट R2, इसकी डेंसिटी D1, इसकी डेंसिटी D2। तो क्या इसका मास M1, क्या इसका मास M2 नहीं होगा? तो क्या मैं D1 और D2 को M1 और M2 से रिप्लेस नहीं कर सकता बच्चों? कर सकता हूं ना। तो अब नया रिलेशन क्या निकल के आएगा, नया रिलेशन जो निकल के आएगा, तो रिलेशन क्या होगा, नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा, तो देन नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा, इफ डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यदि आयतन नियत कर दिया जाए, देन तो R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। ये हमारा एक अदर रिलेशन निकल के आ जाएगा, जिसको तुम दे दो इक्वेशन नंबर 5। मतलब हमारा फाइनलाइज रिलेशन क्या निकल गया बच्चों, अगर हमने डेंसिटी इज इक्वल टू M1V लिखा, मास अपॉन वॉल्यूम लिखा, और आयतन हमने कांस्टेंट कर दिया, नियत कर दिया, तो हमारे क्या निकल के आई, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। ये हमारा फाइनलाइज फॉर्मूला निकल के आ गया। इसकी हेल्प से ये ग्राहम का सेकंड रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन हम निकाल चुके हैं। इसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि क्या इसमें डिफ्यूजन की कैपेसिटी कितनी है या विसरण होने की क्षमता कितनी है, ये हम निकाल सकते हैं बच्चों। यहां तक जल्दी बताओ, समझ में आया? ये हमारा ग्राहम लॉ कंप्लीट हुआ। मैंने आपको डेफिनेशन हिंदी में भी समझा दी, इंग्लिश में भी समझा दी, और आपको डेरिवेशन भी करवा दिया। प्रॉपरली मैंने ग्राहम लॉ करा दिया बच्चों। अभी आपके लिए कुछ और भी बाकी है, बच्चों, जाना नहीं। नोट्स आपके लिए सामने आ रहे हैं, जो मैंने नोट्स आपके लिए लिखे हैं बैठ के बच्चों, ये रे लो। अब डिफ्यूजन की डेफिनेशन समझाइए मैंने। डिफ्यूजन इज ए फिनोमिना वेयर देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वन मटेरियल मूव फ्रॉम एरिया टू हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कोई भी पार्टिकल, कोई भी मटेरियल जब मूव करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सुन लो बच्चों, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। बस मैं आपको नोट्स इलेबोरेट कर रहा हूं, नोट्स भी समझा रहा हूं। ये नोट्स देने के बाद भी मैं तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, चिंता नहीं करनी बच्चों किसी बात को लेकर के। दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स स्प्रेड थ्रू मीडियम। फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्प्रे एट वन एंड ऑफ द रूम एंड अदर एंड, तो आप क्या देखते हो बच्चों कि यू वुड बी एबल टू स्मेल टू अदर एंड टू एंड अनदर एंड। इसका मतलब बच्चों बात समझिए आपको कि अगर आप अपने रूम में कोई भी गैस स्प्रे करते हैं, मान लो परफ्यूम लगाते हो, तो उससे क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड की तरफ वो गैस फैल जाती है ना। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, इसको बोलते हैं दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन फिनोमेना। लेकिन एनी अदर गैस डजंट इफेक्ट, मतलब किसी भी गैस को, अदर गैस को इफेक्ट किए बिना, उससे केमिकल रिएक्शन किए बिना ये आगे जाती है ना। डिफ्यूजन इज ए विसरण, एक घटना है जिसमें एक कणों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होती है, अर्थात किसी गैस की वह क्षमता जिसमें वह चारों तरफ फैल जाए और आयतन उपलब्ध कर ले। तो यही आयतन घेर लिया, देखो है ना, ये आयतन घेर लिया ना बच्चों, देखो ये आयतन घेर लिया, ये आयतन घेर लिया,
है ना, तो फैल जाए और जो आयतन उपलब्ध हो वो ग्रहण कर ले। अगर अन्य गैसें जो पहले से उपलब्ध है उन्हें बिना प्रभावित किए गैस के इस गुण को या प्रकृति को विसरण कहते हैं। बच्चों थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, मैं मानता हूं। इसका कारण ये बना बच्चों क्योंकि ये क्लास मैंने 3 बार रिकॉर्ड की है, थर्ड बार कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। मैं माफी मांगता हूं बच्चों, सॉरी बच्चों, ठीक है ना, आपका टाइम खराब करता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि कण या अणु माध्यम से फैलते हैं और उदाहरण के लिए यदि आप कमरे के छोर से दूसरे छोर पे स्प्रे करते हो तो वो आप दूसरे छोर पर गंध को सूंघ पाएंगे। गंध ना बोलो, इसको बोलो फ्रेग्रेंस, खुशबू। परफ्यूम में हमेशा फ्रेग्रेंस आती है, स्मेल नहीं आती, उसको बोलते खुशबू। तो यहां पर करना खुशबू कर पाएंगे। इसका कारण इसकी घटना विसरण है। मतलब क्या समझते हो बच्चों कि विसरण क्या है? द एग्जाम्पल सपोज दैट ए गैस फिल्ड इन ए बोतल एंड लिड ऑफ क्लोज्ड, अगर ढक्कन उसका बंद है, आफ्टर सम टाइम व्हेन द लिड ऑफ दिस बोतल ओपन एंड गैस molecules get out of the bottle and spread around all the way, and when other molecules gas are present they do not affect them but they take available volume. This is called diffusion gas as known as figure. ये हमने डायग्राम में शो भी करने की कोशिश की है कि डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि आपने ढक्कन को ओपन कर दिया तो ये गैस के पार्टिकल्स धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये अदर गैस के पार्टिकल्स के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेंगे, डजंट अफेक्ट, लेकिन ये धीरे धीरे इसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, इस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, इसका आयतन घेरना शुरू कर देंगे। यही बच्चों विसरण है। अगर आपको कोई खुशबू आती है, कोई आपकी स्मेल अगर आप सूंघ पाते हो ना, तो उसको फील कर पाते हो, वही विसरण है, वही डिफ्यूजन है। डेफिनेशन कंप्लीट हुई। माना किसी बोतल में, बच्चों ये हिंदी में मैंने क्या किया, इलेबोरेट किया, समझाया है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप पढ़ लेना बच्चों। ओके, इसको आप पढ़ लेना बच्चों। आगे आता है इफ्यूजन। इफ्यूजन कुछ भी नहीं बच्चों, एक होल से दूसरे होल की तरफ गैस का ट्रांसफर होना, बस बहाव, उसको बोलते हैं बहाव। Diffusion is a process in which air escape or leaks through a hole whose diameter is considerably smaller than mean free path of molecule. Under these circumstances, all the molecules which reach the hole will pass through as collisions between molecules in this take place will be negligible. बच्चों सिंपल सी बात है, फ्यूजन एक सिंपल सी बात क्या है कि एक होल से दूसरी होल की तरफ गैस का ट्रांसफर हो जाना, है ना, एक होल से दूसरी होल की तरफ गैस का ट्रांसफर होना ही क्या है, फ्यूजन है। उसको बोलते हैं अपने बहाव बोलते हैं बच्चों। तो आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सी बात है कि दूसरे छिद्र से, एक छिद्र से दूसरे छिद्र में गैस का जाना क्या है, एफ्यूजन है, बहाव है। बच्चों मेरी बात समझ पा रहे हो ना? बहाव और विसरण में बहुत फर्क है। विसरण तो गैस फैलती है, ये तो अपने एक होल से दूसरे होल में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो बहाव है। इसको पढ़ लेना बच्चों। एफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा के एक छेद के माध्यम से निकल जाती है और यह लीक हो जाती है, जिसका व्यास, सुन लो, व्यास अणुओं के मुख पर से काफी छोटा होता है। इन परिस्थितियों में छेद तक पहुंचने के लिए सभी अणु गुजरेंगे क्योंकि इन स्थानों में अणुओं के भी टकराव नहीं होगा। ये हमारी बात कंप्लीट हुई। अपना लो आ गया बच्चों, द ग्राहम लो, जो मैंने इलेबोरेट किया है नोट्स बना करके, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। द ग्रेट ब्रिटिश केमिस्ट थॉमस ग्राहम गेव ए रूल रिलेटेड टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस व्हिच इज कॉल्ड ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। According to this rule, when the temperature pressure are kept constant, the rate of diffusion of the gas is inversely proportional to the square root of density of gas. बिल्कुल पता है हमें। Let us suppose diffusion gas be R and density of gas D, then the relation between, क्या आएगा रिलेशन निकल के बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट क्या आएगा। द रिलेशन आएगा बच्चों, रिलेशन बताओ क्या आएगा, शाबाश। रिलेशन क्या आएगा फटाफट बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं सारे बच्चों को चेक कर रहा हूं, एक्टिवली बच्चों क्लास लगाया करो, जाना नहीं क्लास के अंदर से, जल्दी बच्चों, शाबाश बताओ बच्चों क्या आएगा, शाबाश। हाँ बिल्कुल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√D, ये आएगा। ब्रिटेन के महान रसायनज्ञ थॉमस ग्राहम ने विसरण से संबंधित एक नियम दिया जिसे ग्राहम का विसरण का नियम कहते हैं। जब ताप और दाब को नियत रखा जाए तो विसरण की दर के घनत्व वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। माना गैस के विसरण की दर R है, गैस की घनत्व D है। इसे निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। लेट अस सपोज दैट, मैंने वही बात समझाई है कि हियर P इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर, आर कांस्टेंट, केप्ट कांस्टेंट, नियत रखा गया है। ताप को, दाब को मैंने बताया था आपको। लेट अस से वी हैव टू गैसेस A एंड B, एंड A गैस का जो डिफ्यूजन रेट है R1 है एंड B गैस का डिफ्यूजन रेट R2 है, एंड D1 D2 इज द रिस्पेक्टिवली उसकी क्या है, डेंसिटी D1 फॉर A गैस एंड डेंसिटी D2 फॉर B गैस।
ओके, माना कोई गैस है R1, R गैस है, उसकी विसरण की दर R है और गैस का घनत्व D है, तो इसे निम्न प्रकार से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा कि ये लिखेंगे कि R इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D अंडर रूट। माना P यहां पर T दोनों को क्या रखा है, नियत रखा गया है, P दाब एंड T ताप। आप मान लेते हैं आपके पास दो गैसें A एंड B, A की विसरण की दर R1 है और B की विसरण की दर R2 है, गैसों का घनत्व D1 एंड D2 है, वो ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार। तो ये एक रिलेशन बन के आता है, R1 इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/√D1, R2 इज द व्युत्क्रमानुपाती 1/√D2। ये रिलेशन निकल के आता है जो हम कर चुके हैं। आगे यदि मैं बोलता हूं कि उस A गैस एंड B गैस है और दोनों का वॉल्यूम सेम है, जब वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, देन उसका मास m1 होगा, उसका मास m2 होगा। तो डेंसिटी को भी हम m1 और m2 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम हमने क्या कर दिया, नियत कर दिया, आयतन नियत कर दिया, तो डेंसिटी किसके इक्वल होगी, मास के इक्वल होगी। तो एक नया रिलेशन हमने बनाया था। क्या बनाया था बच्चों, क्या बनाया, शाबाश जल्दी बताओ। R1 upon R2 that is equal to under root M2 upon M1। ये हमारा फाइनलाइज रिलेशन निकल के आ गया। नोट्स में मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी समझाया, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाया है। बच्चों एक बात और आपको बता दूं, संदेश दे रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं, ये वीडियो लेक्चर सारे बच्चों तक पहुंचाओ। आपके फ्रेंड सर्किल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे फ्रेंड सर्किल में वीडियो लेक्चर दिया करो। जिन बच्चों को अच्छे टीचर नहीं मिले हैं, जिन बच्चों को वीक है केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, उन बच्चों को ये नोट्स शेयर किया करो एंड वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ताकि उन बच्चों का भला हो सके। अगर आप भला करोगे तो आपका भला होगा। तो ये स्टेटस लगाओ, उनको शेयर करो, ये आप पे है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चों का भला करो, उनका फायदा करो, तो आपको भी बेनिफिट होगा बच्चों। ओके बच्चों, को डाउट जल्दी बोलो, शाबाश। मैं क्लास कैंसिल करता हूं, थोड़ी सी आज क्लास आपकी लेट स्टार्ट हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सॉरी टू ऑल से बच्चों, माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, बाय बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं फिर कल अपने BSc BEd फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट मिलते हैं बच्चों। और नेक्स्ट सैटरडे आपसे मिलने वाला हूं मैं, आपसे बहुत बातें करेंगे, काफी अच्छी अपने पढ़ाएंगे, क्लासेस लेंगे और सरप्राइज टेस्ट भी लूंगा, और सरप्राइज टेस्ट में भी आपको अवार्ड भी दूंगा, रिवार्ड भी दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर।